वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी कहती है कि चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, दोनों के अंदर सेम तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है प्रोपोर्शंस में। तो हमने एक्सपेरिमेंट करा, हमने अर्थ की क्रस्ट के अंदर देखा एलिमेंट्स को और ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा। तो हमें पता चला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब अर्थ की क्रस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज अबंडेंस में मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने देखा अर्थ की क्रस्ट को, तो हमारे पास आता है कि सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सब कुछ अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा मिलता है इन द अबंडेंस एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। इसके बाद अगर हम एक एवरेज कॉम्पोजिशन देखें सेल की, तो हमें एक ट्रिक को याद रखना है जिससे हम सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। वाइज पीपल नेवर क्रिएट लेजी आइडियाज़। वाइज पीपल नेवर क्रिएट लेजी आइडियाज़, इससे हमें याद रहेगा सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पानी है, देन प्रोटीन है, देन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, देन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद लिपिड्स हैं, देन आयंस हैं। ठीक है, ये सब 3 to 1, 70 to 90%, 10 to 15% एंड 5 to 7%। इसके बाद बात आती है कि ये केमिकल एनालिसिस हमने करा कैसे। तो हम क्या करते हैं ना, हम जो भी लिविंग टिश्यू है उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करवा देते हैं और एक थिक स्लरी बन जाती है, जिसको हम चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन क्लोथ की मदद से फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो फ़िल्टर होके नीचे आ जाता है उसे मैं बोलती हूँ एसिड सॉल्युबल पूल, और उसे मैं बोलती हूँ फिल्ट्रेट। और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब वो फिल्टर हुआ है तो वहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक जो ऊपर बच जाता है चीज़ क्लोथ के अंदर, उसे एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, रिटेंटेट कहते हैं बचा हुआ, और साथ में उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि छन नहीं पाए। अगर मुझे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखने हैं कि कौन कौन से हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो उसको मैं इजीली देख सकती हूँ। हमें कुछ नहीं करना, जो हमें लिविंग टिश्यू मिला है उसको अगर मैं बर्न कर दूँ तो सारे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो उड़ जाते हैं, और जो बची हुई ऐश होती है उसमें के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं बच जाता है। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट एक लिविंग टिश्यू में कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कुछ कंपाउंड्स होते हैं, NaCl, CaCO3, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसके बाद बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो जिनका वेट 1000 डाल्टन से छोटा होता है, या फिर मैं बोलूँ 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो जिनका 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा वेट होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स आ गए, अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गया। देन मोनोसेकेराइड्स आ गए हमारे पास माइक्रो में, उसी से जुड़ जुड़ के पॉलीसेकेराइड्स बने, वो मैक्रो में। देन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ गए माइक्रो में, एंड उसी से जुड़ के न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, वो मैक्रो में आ गए। इसके अलावा लिपिड्स में कन्फ्यूजन रहती है। लिपिड्स का जो वेट होता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 800 डाल्टन से कम होता है, तो कायदे से उनको यहाँ आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंट के अंदर वो रिटेंटेट यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। ऐसा क्यों? जब लिपिड्स को ग्राइंड करते हैं, लिपिड्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, तो फिर वो लंबे लंबे ना वेसिकल्स बना देते हैं, उस वजह से वो छन नहीं पाते हैं और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर रह जाते हैं, और वो एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। इस वजह से उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर डालते हैं, बट मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रिक्टली है नहीं, क्योंकि उनका वेट माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। मेटाबोलाइट्स कुछ नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स ही हैं। प्राइमरी में मैं उनको डालूंगी जिनका डायरेक्ट यूज़, डायरेक्ट फंक्शन हमें समझ में आ रहा है कि बॉडी उसे क्यों बना रही है। सेकेंडरी में वो डालूंगी जिसका कोई डायरेक्ट यूज़ उस बंदे के लिए नहीं है जो बंदा उसे बना रहा है, बट उसका हमारे लिए यूज़ होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एंड एट्सेट्रा। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो कि एसेंशियल हैं, यूनिवर्सल है, एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स, शुगर्स एट्सेट्रा, राइट। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो कि प्लांट्स बनाते हैं, माइक्रोब्स बनाते हैं, जिनका उनके लिए कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, कोई अनक्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। यहाँ पे हम देखते हैं, इस पर सवाल आ सकता है
एल्केलॉइड्स बनवाते हैं जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स बनाते हैं मोनोटर्पिन, डायटर्पिन। एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स बनाते हैं एब्रिन राइसिन, टॉक्सिन्स एब्रिन राइसिन। लेक्टिन्स बनवाते हैं कॉनकैनावेलिन ए। ड्रग्स बनवाते हैं विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। देन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस बनाते हैं रबर, गम्स और सेलुलोज। ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनका जो बना रहे हैं उनके लिए तो कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, बट ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजिकल बैलेंस में यूज़ होता है। देन बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है। इसके अंदर एक कार्बन होगा जिसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसके पास एक ग्रुप तो प्रेजेंट होता है COOH का, दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2 यानी अमीन का, और उसके साथ एक हमारे पास देखो एक कार्बन है, उसके पास एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक COH का ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक NH2 का ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक साइड पे हमारे पास R ग्रुप यानी कि एक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि वेरिएबल होता है ना। डिफरेंट R होगा तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। सो हमारे पास NH2COH प्रेजेंट होते हैं और उस कार्बन को मैं क्या बोलती हूँ, अल्फा कार्बन बोलती हूँ। अब हमारे पास अमीनो एसिड्स एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, न्यूट्रल भी। न्यूट्रल वो जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ COH, इक्वल अमाउंट ऑफ NH2 है। एसिडिक वो जिसमें COH ज़्यादा है, बेसिक वो जिसमें NH2 ज़्यादा है। एरोमेटिक भी हो सकता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए एरोमेटिक के केस के अंदर। देन इसके अंदर इस विट्रायन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, दिस इज हेरोज विट्रायन, यानी इसने अपना H लूज कर दिया क्योंकि एसिडिक था और इसने गेन कर लिया, तो इस तरीके से एक नेगेटिव पॉजिटिव का आयन बन जाता है, यहाँ पे विट्रायन कहलाता है। देन बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स पानी में घुलते नहीं हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फैटी एसिड्स, इसकी टाइप्स है हमारे पास। पहली होती है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो तरीके के हो सकते हैं। सिंपल स्ट्रेट चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, इसके अंदर डबल बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर नहीं है तो सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड। देन ग्लिसरोल, ये क्या होता है बेसिकली, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी प्रोपेन होता है। 3 ऐसे इस तरीके से होंगे, इनके ऊपर OH के ग्रुप जुड़े होंगे, इसे मैं बोल दूंगी ग्लिसरोल। देन ट्राईग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राईग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल से बनते हैं। देन फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है, ग्लिसरोल भी प्रेजेंट होता है, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऑयल्स जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट्स जो होता है यूजुअली सॉलिड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स थे जनरल जो हमें याद रखने हैं ना। देन कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कुछ नहीं है, लॉन्ग चेन्स है किसकी, शुगर्स की, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास आती है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज आती है। सेल्यूलोज क्या है, प्लांट की सेल वॉल बना रहा है ना। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, प्लांट की सेल वॉल बना रहा होता है। देन आता है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च जो होता है, अगर प्लांट अपना फूड स्टोर करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर करता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से जब मैं आयोडीन टेस्ट करती हूँ तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्यों, क्योंकि जब इसका हेलिक्स के अंदर आयोडीन जो है वो ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। देन ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है जिसके फॉर्म में एनिमल्स अपने खाने को स्टोर करते हैं, राइट। ग्लाइकोजन जो होता है हाईली ब्रांच्ड होता है, तो इसके अंदर जब लीनियर बन रहा है ना, लीनियर बॉन्ड्स जब बन रहा है तो 1 और 4 कार्बन के बीच में बनते हैं। ब्रांचिंग के अंदर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो 1 और 6 कार्बन के बीच में बनते हैं। आई रिपीट, ग्लाइकोजन बहुत ही ब्रांच्ड होता है। लीनियर बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो 1 और 4 कार्बन के बीच में बनते हैं, और जो ब्रांचिंग के अंदर बॉन्ड्स बन रहे होते हैं 1 और 6 कार्बन के बीच में बनते हैं। देन काइटिन है जो कि फंगल सेल वॉल भी बनाता है और एक्सोस्केलेटन भी बनाता है ऑफ आर्थ्रोपोड्स। और एक किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। अब बात करते हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन यानी कि जो हमारे हम लोग हैं, हम स्टोर मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो स्टोरेज के लिए पॉलीसेकेराइड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से जब हमें स्टोर करना होता है तो हम पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में करते हैं। देन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लियोटाइड में किसे बोलती हूँ, जब नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर और फॉस्फेट जुड़ जाता है। न्यूक्लियोसाइड होता है जब नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ा होता है, फॉस्फेट के नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। तो हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। जिसका नाम छोटा उसकी रिंग बड़ी, प्यूरीन्स है तो इसके
पास डबल रिंग्ड होती है, पिरिमिडीन्स आपके पास सिंगल रिंग्ड होती हैं, है ना। प्यूरीन्स जो होती हैं इसके अंदर AG आते हैं, पिरिमिडीन्स के अंदर कट आता है CUT, है ना। जिसका नाम बड़ा है उसके अंदर कट आएगा, प्यूरीन्स के अंदर AG आएगा। अब याद रखना है A जो है वो T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है अगर DNA है, अगर RNA हो तो U के साथ, यूरेसिल के साथ, और C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है G के साथ। DNA आपका डीऑक्सीराइबोज होता है, RNA आपकी राइबोज शुगर हो जाती है। फंक्शन क्या है, हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। देन बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कुछ नहीं है, अमीनो एसिड्स के हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के अमीनो एसिड नहीं होते, बड़े डिफरेंट 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं, तो डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनता है। और एक इससे जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं ये सारे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स के कई सारे फंक्शंस हैं। प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, हार्मोन्स की तरह भी, डिफेंस की तरह भी, और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमें याद रखना है, कोलेजन। कोलेजन जो होता है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी दो सेल्स के बीच में उनको जोड़ने का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कोलेजन होता है। देन ट्रिप्सिन एक एंजाइम की तरह, ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है जो कि एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो कि एक हार्मोन होता है। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट कर रही है। रिसेप्टर्स भी एक प्रोटीन ही होते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्शन करवाते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा की। देन ग्लूट4 भी एक प्रोटीन ही होता है जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल्स के अंदर। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल्स के अंदर कौन करा रहा है? ग्लूट4 करवा रहा है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये सब आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। देन बात करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये बार बार NCERT लिखती है, कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अगर एनिमल्स में बात करूँ। अगर पूरे बायोस्फीयर में बात करूँ तो सबसे अबंडेंट हमारे पास रुबिस्को है। एनिमल्स में बात करूँ सबसे अबंडेंट प्रोटीन मेरे पास कोलेजन है। अगर पूरे बायोस्फीयर में बात करूँ तो रुबिस्को प्रोटीन सबसे अबंडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बात करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो 4 लेवल्स से हम देखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन सीक्वेंस दिखाता है। राइट हैंड साइड पे हमें COH वाला बॉन्ड दिखाने को मिलता है, यहाँ पे NH2, राइट। देन N टर्मिनल एंड C टर्मिनल देखने को मिलता है। देन मैं बात करूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, इसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस को, चेन को, या तो हम राइट हैंडेड फैशन में मोड़ दे तो अल्फा हेलिक्स बन जाता है, या फिर उसको बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन टर्जरी में हम इन्हीं अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट को ही एक फोल्डिंग कर देते हैं 3D तरीके से, और एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी स्टेज पे मैं बोलूँगी कि मेरे जो प्रोटीन्स हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं काम करने के लिए, है ना। देन जब मैंने कई सारे मल्टीपल सब यूनिट्स को साथ में देखती हूँ तो उसमें मैं 4D व्यू या फिर क्वाटर्नरी व्यू, ये बेसिकली व्यूज़ हैं, है ना। देन हमारे पास टर्जरी पे हम कहते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होता है आपका प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, और साथ में क्योंकि अमीनो एसिड्स बड़े पास आ जाते हैं तो उनकी फोल्डिंग्स की वजह से, उनके बीच में इंट्रैक्शंस की वजह से भी फोर्सेस लग रही हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं और उनके इंट्रैक्शंस की वजह से भी फोर्सेस लग रही होती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन के पास भी 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो उसको भी हम जब साथ में देखते हैं तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है। देन यहाँ पे बात करें, प्राइमरी में इस तरीके की सीधी चेन थी, सेकेंडरी में या तो राइट हैंडेड फैशन में घुमा दिया अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट। देन टर्जरी के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, इसी को ही एक कम्पैक्ट ग्लोबुलर स्टेज में डाल दिया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड आ चुका है नई NCERT में, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और साथ में इंट्रैक्शंस है। क्वाटर्नरी में हम मल्टीपल सब यूनिट्स को साथ में देख रहे होते हैं। देन बात करते हैं एंजाइम्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से एंजाइम्स की बेसिक बातें देखें तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी रिएक्शन को तेज़ करने का इनका काम होता है। मोस्टली प्रोटीन्स ही हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे मोस्टली क्यों लिखा है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, जब RNA प्रोटीन की तरह काम करे, जब RNA एंजाइम की तरह काम करे, जब RNA एंजाइम की तरह काम करे तो उसे मैं राइबोजाइम्स बोल देती हूँ। ये जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं तो ये भी इस तरीके से बड़े ग्लोबुलर स्टेजेस पे इस तरीके से फोल्डेड हैं। अब ये फोल्डिंग की वजह से इनके बीच में पॉकेट्स बन जाती हैं और उन पॉकेट्स को ही हम एक्टिव साइट कहते हैं। उसी के अंदर ही सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। इस वजह से जो आपका एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप का उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट घुस सकता है। एंजाइम के एक्शन की बात करें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सबस्ट्रेट को बेसिकली मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एंजाइम उसको फैसिलिएट करता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं ये ES कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं
और फिर वहाँ पे रिएक्शन होता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है एंजाइम, और फिर वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है, और ये एंजाइम फिर से यूज़ हो सकता है अगेन फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करके ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड देन प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया जा रहा है, राइट। देन बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट दी रिएक्शन, उसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम जो होता है वो लोअर डाउन करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। मान लो मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की ये है, यानी कि मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट ये ऐसे नहीं जा सकता, इसको एक मिनिमम एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है, जिसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर मैं एंजाइम का यूज़ करूँगी तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर सकता है, राइट। अगर मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, राइट। देन बात करते हैं रेट के फैक्ट्स की। तो रेट हमें पता है dP/dt होता है या फिर -dR/dt होता है। अगर मैं ये रेट जो है वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, एक तो टेम्परेचर, एक एंजाइम। अगर टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती हूँ तो मेरा रेट डबल होता है। आई रिपीट, अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती हूँ तो मेरा रेट डबल होता है। दूसरी चीज़ एंजाइम्स, अगर मैं एंजाइम्स को यूज़ करती हूँ तो मेरा रेट बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज करता है, और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एब्सेंट होता है तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर आवर, एंड अगर ये प्रेजेंट होता है तो 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं पर सेकेंड। तो ये 10⁻7 टाइम्स फास्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर। हमारे एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो उसकी अच्छी एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। अगर मैंने उससे टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो मेरा जो एंजाइम है वो डीनेचर कर जाता है। यूजुअली जो प्रोटीन्स होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के बाद डीनेचर कर जाते हैं, पर कुछ थर्मोस्टेबल होते हैं जो कि आपको थर्मोफाइल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वो 80 से 90 तक भी 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टेबल रहते हैं, है ना। देन बात करते हैं पीएच की। पीएच भी हमें एक स्पेसिफिक चाहिए होती है, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। उससे कम ज़्यादा अगर मैं कर दूंगी तो फिर मेरी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करती हूँ तो डीनेचर हो जाएगा, यानी फिर चाहे मैं वापस ले आऊँ मेरा टेम्परेचर वो कभी भी ठीक नहीं होगा, एंजाइम ख़राब हो चुका होगा। बट अगर मैं मेरा टेम्परेचर को कम करती हूँ तो वो उस टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, पर अगर मैं वापस ले आऊँ तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, राइट। देन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करी है, यानी कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती जाऊंगी मेरी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ती जाएगी, बट एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ेगी। एक Vmax आ जाएगा जब सारे एंजाइम्स जो होंगे वो कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, सैचुरेट हो चुके होंगे, राइट। देन कुछ इनहिबिटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं और एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाते हैं और सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देते। इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, कि उससे रिजेंबल करते हैं और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करने वाला मैलोनेट होता है। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर जो है आपसे पूछ लिया जाए तो मैलोनेट होता है। मैलोनेट किसका इनहिबिटर है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज का। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर इनहिबिटर क्या होता है, तो मैलोनेट होता है। देन बात करते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन की। सो एंजाइम को हम 4 डिजिट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम 4 डिजिट से किसी भी एंजाइम को दिखाते हैं। पहला जो नंबर होता है उसे वो उसकी क्लास को डिटरमाइन करता है, उसमें क्लास क्या है। सेकंड सब क्लास होती हैं, फिर सब क्लास, और फिर ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है। हमें इन पे फोकस करना है। देखो हमें मेनली तो क्लास के बारे में पढ़ना है। तो 6 क्लासेस होती है टोटली एंजाइम्स की। वो किस तरीके के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं उस बेसिस पे उनको 6 क्लासेस हमने दी हैं। हर क्लास में आपको 4 से 13 सब क्लासेस मिलती हैं, राइट। हर क्लास में आपको 4 से 13 सब क्लासेस मिलती हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 6 टाइप्स की रिएक्शंस हैं। अगर वो जिस रिएक्शन को कर रही हैं तो उनका वही क्लास आ जाती है। पहला होता है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कर रही हैं तो फिर वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाएंगी। देन बात करते हैं ट्रांसफरेज। अगर वो कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करवा रही है, मान लो ए के पास कोई फंक्शनल ग्रुप था और साथ में बी था, उसने रिएक्शन करवाया और उसने बी को दे दिया और ए को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफरेज हो गया। देन हाइड्रोलेसिस, यानी वो बोन्स को तुड़वा रही है, पर क्या करवा के, हाइड्रोलिसिस करवा के। यानी बोन्स को तुड़वा रही है क्या करवा के, हाइड्रोलिसिस करा के। कौन कौन से बॉन्ड्स तुड़वा सकती है, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। आई रिपीट,
एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलोजन और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़वा सकती है। देन बात करते हैं लाइजेजेस एंजाइम। ये भी ग्रुप्स को रिमूव करवा रहा है, पर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होती, यहाँ पे ग्रुप रिमूव होता है और बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन है, इस पे एक्स ग्रुप है, इस पे वाई ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिएक्शन हुआ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया और साथ में हमारे पास एक्स वाई आपस में जुड़ गए, राइट। देन हमारे पास है आइसोमरेजेस। ये क्या करवाते हैं, इंटर कन्वर्जन्स को कैटलाइज करवाते हैं, किसके, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच में, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स के बीच में, देन पोजिशन आइसोमर्स के बीच में, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजिशन आइसोमर्स के बीच में। देन हमारे पास लाइगेजेस जो कि ज्वाइन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास याद रखना, कार्बन 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 रखा, कार्बन के साथ सन रख देना है ना, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इन सब बॉन्ड्स को वो जुड़वाते हैं कौन, लाइगेसेस, ठीक है। सो हमारे पास 6 क्लासेस थी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस, राइट। याद रखना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस, राइट। देन को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है। को फैक्टर्स बेसिकली वो पार्ट होते हैं जो कि एंजाइम के साथ प्रेजेंट होने ज़रूरी होते हैं, इनके बिना हमारा जो रिएक्शन है एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो एक एंजाइम के अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है एपो एंजाइम, एक होता है एपो एंजाइम जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दूसरा पार्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोफैक्टर। ये जो पार्ट होता है ये प्रोटीन नहीं होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो अभी नॉन प्रोटीन है तो ये फिर इसमें है होता क्या है, तो इसके अंदर 3 चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि टाइटली बाउंड होगा परमानेंटली, यानी जो एपो एंजाइम से बड़ी टाइटली बाउंड होगा, परमानेंटली जुड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हीम जो है वो आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना। देन बात करते हैं कोएंजाइम भी हो सकता है। कोएंजाइम यानी कि बड़ी लूजली बाउंड होगा, टेम्परेरी के लिए होगा, NAD और NADP के अंदर देखने को मिलता है। देन बात करते हैं मेटल आयंस की। तो ये जो को फैक्टर है कि कोई मेटल आयन भी हो सकता है जो कि कैटालिटिकल रिएक्शंस को प्रमोट करता है, कैटालिटिकल रिएक्शंस को प्रमोट करता है, हेल्प करता है कैटालिसिस करने में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास Zn2+ एटसेट्रा ये सब हो सकते हैं। आई रिपीट, को फैक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, एपो एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो कि एंजाइम का पार्ट होता है। अगर वो ना प्रेजेंट हो तो फिर आपका एंजाइम इनएक्टिव होता है, खाली एपो एंजाइम कुछ नहीं कर सकता। को फैक्टर ज़रूरी होता है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है यानी टाइटली बाउंड, को एंजाइम भी हो सकता है यानी लूजली बाउंड, मेटल आयन भी हो सकता है यानी कि कैटालिटिकल रिएक्शन को प्रमोट करने वाला। तो एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर ही एक एक्टिव एंजाइम बनाता है। एक बार सुपर क्रिस्प रिवीजन करेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा, लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं वो सेम एलिमेंट होते हैं, पर लिविंग के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ज़्यादा मिलते हैं। वाटर जो है सबसे अबंडेंट है ना। वाइस मैन नेवर मेक लेजी आइडियाज़, है ना, never create lazy ideas, so sorry, never create lazy ideas, right। then analysis की बात करें तो एसिड सॉल्युबल के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड इनसॉल्युबल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। प्राइमरी वो होते हैं मेटाबोलाइट्स जो एसेंशियल थे, सेकेंडरी वो जिसके अंदर जो ह्यूमन वेलफेयर कर रहे हैं पर बॉडी के लिए उसके लिए नेसेसरी नहीं है, जैसे ड्रग्स, पिगमेंट्स, टॉक्सिन्स, है ना। देन अमीनो एसिड्स पढ़े जो कि 20 टाइप्स के हो सकते हैं, ज्विटराइन बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स पढ़े जो कि हेट्रोपॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के ही। 4 स्ट्रक्चर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटर्नरी। टर्जरी पे वो बायोलॉजिकली एक्टिव कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और इंट्रैक्शंस होती हैं। देन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोजन जो कि प्लांट के जो कि एनिमल के फॉर्म में स्टोर कर रहा था, तो यहाँ पे ब्रांच्ड होते हैं। तो 1-4 के बीच में बॉन्ड बनता है अगर लीनियर है, 1-6 में बनता है अगर आपकी ब्रांचिंग हो रखी है। देन बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो होते हैं ये नॉट ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते हैं। ये फोस्फोलिपिड्स जो है मेम्ब्रेन बना रही होती हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस शुगर फॉस्फेट आता है। DNA RNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है। एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, pH टेम्परेचर सबस्ट्रेट से अफेक्टेड होते हैं। pH ऑप्टिमम चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डालने से बढ़ता है बट एक पॉइंट तक बढ़ता है। बायोमोलिक्यूल्स जो हैं
कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं लाइफ के, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ के अंदर जो लिविंग टिश्यू से हमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मिलते हैं उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो हो सकते हैं। ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग के अंदर 1,6 के बीच में बॉन्ड बनता है। स्टार्च और आयोडीन जो है वो ब्लू कलर दे रहे थे क्योंकि स्टार्च हेलिकल फॉर्म में था, आयोडीन को ट्रैप कर रहा था। एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 6 एंजाइम की क्लासेस हैं जो कि मस्ट रिमेंबर हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।